This conference will now be recorded. चलिए तो हम लोग हमारा काम को शुरू करते हैं। क्या हुआ आज? शुरू नहीं किया लिखना अभी तक आप लोग? मैंने समझा अब तक लिख लिए होगे। रिलेटिव सेल रेफरेंस, पूरा रूम आपका है, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। हो गया नोट डाउन? सो जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैं वही चीज कंटिन्यू करता हूं कि सेल रेफरेंस एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसको समझने के लिए हमें खुद का अपना कुछ एफर्ट देना होगा, तब हम जाकर इसको समझ पाएंगे। सेल रेफरेंस खुद में कोई फंक्शंस या फॉर्मूला नहीं है। सेल रेफरेंस खुद में कोई फंक्शंस या फॉर्मूला नहीं है, बट किसी भी फंक्शंस या फॉर्मूला को प्रिपेयर करने के लिए आपको सेल रेफरेंस जानना होगा। मैं जब भी ये क्लास करवाता हूं ना, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं हमारे स्टूडेंट को। वो ये है कि मैं जब क्लास 9 में था ना, तो मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया था मैथमेटिक्स का। नॉर्मली मैं सब समय ट्यूशन नहीं करता था, खुद से ही रेडी कर लेता था, बट मैंने बोला कि चलो क्लास 10 देना है तो थोड़ा सा ट्यूशन्स वगैरह कर लेते हैं। तो क्लास 9 में ना मैंने एक मैथमेटिक्स का ट्यूशन ज्वाइन किया। तो फर्स्ट डे जब मैं ट्यूशन्स पे गया तो टीचर ने मुझे बोला गिव मी योर नोटबुक। मैंने अपना नोटबुक दिया। पहले तो मैं कुछ देर बैठा रहा, सारे स्टूडेंट्स जो अदल्ट थे उन लोगों को कुछ ना कुछ करवा रहे सर। हो गया, तो जब हम लोगों का समय आया तो हम लोग को बोले, 2-3 स्टूडेंट थे हम लोग, तो मुझे बोला गया गिव मी योर नोटबुक। मैंने दिया तो देखा सर ने कुछ लिखना शुरू किया। सर ने हेडिंग किया फॉर्मूलाज, और लिखते 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 ऑलमोस्ट 2 पेजेस कंप्लीट हो गया। तो 2 पेजेस में बहुत सारा फॉर्मूलाज सर ने लिख करके वो नोटबुक हमें फेंक करके दिया रिटर्न कि ये लो जाओ आज छुट्टी एंजॉय करो। तो सर बोले कि आज क्लास ओवर, ये जो मैंने लिख कर दिया है इसको नेक्स्ट क्लास में याद करके आना, अच्छे से देख करके आना। तो मैं चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। उस समय का सोच तो अलग है ना, अभी की तरह तो नहीं है। मैंने सोचा क्या है, इतना सारा कुछ लिख करके दे दिए, कुछ बोले नहीं, कुछ समझाए नहीं और छोड़ दिए। तो नेक्स्ट डे वैसे ही हुआ, मैं वो सारा फॉर्मूलाज को जितना हो पाया देख कर समझ कर गया। समझने के बाद
नेक्स्ट डे जब सर क्लासेस स्टार्ट किए तो एक चैप्टर स्टार्ट किए। अब चैप्टर में नॉर्मली होता है जैसा एक चैप्टर में 50 60 70 सॉल्यूशंस करने होते हैं। तो सर ने एक एक प्रॉब्लम को उठाया, एक एक प्रॉब्लम को उठाया और उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो सर ने जब वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को उठा करके सॉल्यूशन करना शुरू किया तो हमने एक चीज रियलाइज किया कि जितने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस उन्होंने किया, वो जो 2 पेजेस का फॉर्मूलाज हमें लिख करके दिए थे, वो सारे फॉर्मूलाज में से ही कोई एक फॉर्मूला वहां पे फिट हो रहे थे वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए। तो मैंने देखा एवरी डे जो मैं क्लासेस कर रहा हूँ, एवरी डे जो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, वो सारे क्लासेस जो हमारे हैं वो फर्स्ट क्लासेस के फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो वो फर्स्ट क्लास जो था वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मैंने ये एग्जाम्पल से ये सीखा कि हमारा जो बेसिक है वो है फॉर्मूलाज। तो उसी तरह से अभी मैं ये जो टॉपिक करवा रहा हूं सेल रेफरेंस, इसके बाद से जो सारे टॉपिक शुरू होंगे ना, या लास्ट डे भी मैंने आप लोगों को रैंक वाला एक टॉपिक जो करवाया, तो एक्सेल में आप जो भी काम करोगे हर एक काम पे कहीं ना कहीं ये सेल रेफरेंस का एप्लीकेशन होगा। सेल रेफरेंस खुद में कोई फंक्शंस या फॉर्मूला नहीं है, बट कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला को बनाने के लिए ये सेल रेफरेंस का कंसेप्ट जो है वो आपके काम पे लगेगा। सेल रेफरेंस का कंसेप्ट जो है वो आपके काम पे लगेगा। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी तरह के सेल रेफरेंस होते हैं ऑनलाइन वाले? तो यहाँ पे तो लिखा है 5। 5, बट इसमें से ये आप लोगों को नहीं करवाया जाएगा, ये आप लोगों के सिलेबस के बाहर ही है, इसको रहने दो, और ये आप लोगों को काम पे भी नहीं लगेगा। जो आप लोगों का करवाया जाएगा वो है ये 4, ये 4 तरह का सेल रेफरेंस आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट 3 टाइप का जो सेल रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो 5 टाइप का सेल रेफरेंस है, ये 5 टाइप का सेल रेफरेंस को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो जान लें व्हाट इज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है, सेल रेफरेंस क्या है? तो मैं एक नया शीट इंसर्ट किया और नया शीट इंसर्ट करने के बाद यहां पे देखता हूं, तो याद है मैंने आप लोगों को डे 1 में ही एक बात बताया था, एक्सेल जो है वो 3 वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा 3 वर्ड? वेरी गुड, रो, कॉलम एंड सेल। तो मैंने बताया था ये जो आप लोग देख रहे हो इट इज कॉल्ड कॉलम, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है हमारा रो, और एक एक जो बॉक्स देख रहे हो ये है सेल। तो कॉलम हमारा वर्टिकल होता है, रो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब जाता है तो कहीं पे जाकर वो इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, वहीं पे एक सेल बनता है। तो हर एक सेल जो होता है वो एक कॉलम और एक रो को बेस करके बनता है। पहले कॉलम का नेम आता है, फिर रो का नेम आता है, पहले कॉलम का नेम आता है फिर रो का नेम आता है। तो ये जो सेल है, ये सेल का क्या एड्रेस है? क्या है सेल का एड्रेस? E6। E6। ये सेल का क्या एड्रेस है? B4। ये सेल का क्या एड्रेस है? H23। H23। तो पता ये चला कि हमारे एक्सेल शीट में भले ही मोर देन 17 बिलियन सेल है, बट हर एक सेल का एक नाम है, एक एड्रेस है। वही जो नेम, वही जो एड्रेस है, इट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। हर एक सेल का एक यूनिक नेम होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। दैट नेम, दैट एड्रेस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। दैट नेम, दैट एड्रेस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। अब हम लोग एक एक करके सेल रेफरेंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेल रेफरेंस में हम लोगों को यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड
अमाउंट, सबसे सिंपल डेटा। अब क्या क्या प्रोडक्ट होगा? हार्ड डिस्क, स्पीकर, प्रिंटर। चलो इतने से ही काम चला लीजिए। करने के बाद देन मैं हर एक का क्वांटिटी लिखता हूं। फॉर एग्जांपल 25, 12, रेट मॉनिटर 4500, 12500, कीबोर्ड 500, माउस 350, 40, रैम 3200, हार्ड डिस्क 3500, स्पीकर 1250, प्रिंटर 12000। ठीक है, तो ये मैंने एक डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया। रिलेटिव सेल रेफरेंस के लिए। तो ये हमारा एक डेटा हमने यहाँ पे रेडी किया। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो प्रोडक्ट गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है, बट अमाउंट मिसिंग है। हमें सारे प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट, राइट? तो हमने बोला 25 इंटू 4500, तो इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट। तो एंटर किया, आंसर तो आ गया। बट तो मैंने आप लोगों को ये चीज पहले ही बता दिया कि हम लोग एक्सेल पे जो काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो दो तरह का होता है। एक होता है वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन और एक होता है सेल बेस्ड कैलकुलेशन। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे हमने जब ड्रैग किया तो देखा सब जगह सेम अमाउंट, और आइदर मैं क्वांटिटी या रेट को चेंज कर रहा हूं तो हमारे अमाउंट को वो चेंज भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारा दो डिसएडवांटेज हमें समझ में आया वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन का। देन फिर से मैंने बोला इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट। तो इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट के लिए मैंने बोला 30 मल्टीप्लाइड बाई 4500। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं 4500, टाइप कर रहा हूं 5400। ऐसा होता है ना, 89 लिखने का 93 लिख रहे हैं, 34 लिखने का 43 लिख रहे हैं। बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा तो क्या आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा। तो आंसर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर का ये दोनों सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन होता तो रॉन्ग आंसर तो नहीं देता वो, राइट? ऑनलाइन वाले यस सर। हाँ, तो पता ये चला कि जब वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उसका किसी सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, उसका किसी सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अब मैं इसी के जगह बोलता हूं इक्वल्स टू B3 सेल मल्टीप्लाइड बाई C3 सेल। मैं बोलता हूं B3 सेल मल्टीप्लाइड बाई C3 सेल। तो मैंने क्या बोला पता है? मैंने ये नहीं बोला 30 मल्टीप्लाइड बाई 4500 या उस सेल में क्या वैल्यू है, मुझे पता ही नहीं है वो सेल में क्या वैल्यू है। मैंने बोला ये सेल को ये सेल से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैंने बोला ये सेल को ये सेल से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो करंट वैल्यू है वो उसे लेकर तो मल्टीप्लाई किया। बाद में अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करता हूं
वो चेंजेस को भी वो अपडेट कर देगा। तो मैंने उसको ये नहीं बोला 30 मल्टीप्लाइड बाय 4500, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उसे कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट B2 B3 मल्टीप्लाइड बाय C3। तो B3 मल्टीप्लाइड बाय C3 का मतलब होता है B3 में जो वैल्यू है और C3 में जो वैल्यू है उसका वो मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। चेंज करो, चेंज भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो सारे प्रोडक्ट का एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब यहीं पे मुझे प्रॉब्लम हुआ, यहीं पे मुझे डाउट हुआ। मैंने बोला जब मैंने किया 25 मल्टीप्लाइड बाय 4500 तो वो सब जगह उसी का रिजल्ट लाया। बट जब मैंने यहां पे किया कि B3 मल्टीप्लाइड बाय C3 तो सब जगह तो वो वही रिजल्ट आएगा ना, B3 मल्टीप्लाइड बाय C3, B3 मल्टीप्लाइड बाय C3, B3 मल्टीप्लाइड बाय C3। अगर ऐसा करेगा तो फिर तो सब जगह सेम वैल्यू ही आएगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो मैं ये सेल में जो फॉर्मूला बनाया हूं, अगर वो फॉर्मूला को एडिट करके देखना चाहता हूं, कैसे देखूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी सेल में रह करके F2 बटन प्रेस करना। क्या प्रेस करोगे, F2। तो F2 बटन प्रेस किया मैंने तो फॉर्मूला एडिट होने लगा। अगर कुछ चेंजेस वेंजेस करना है तो कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है यहां पे देखो तो अच्छे से, मैंने फॉर्मूला बनाया D3 सेल में, मैंने फॉर्मूला बनाया D3 सेल में, और D3 सेल में मैंने क्या बोला, B3 मल्टीप्लाइड बाय C3। बट जब मैं वो फॉर्मूला को D3 सेल से D4 सेल में शिफ्ट किया तो फिर उस फॉर्मूला का क्या स्टेटस बना, C4 मल्टीप्लाइड बाय D4। फिर आगे गया तो क्या कंडीशन बना, तो पता ये चला कि मैं जैसे जैसे फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में ड्रैग कर रहा हूं उसका जो सेल एड्रेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो इसके कारण से जब मैं यहां पे फॉर्मूला बनाया तो ये हमारा बना माउस का मॉनिटर का क्वांटिटी इनटू रेट लेकर। जब मैं मॉनिटर का अमाउंट को ड्रैग करके सीपीयू की तरफ लाया तो मुझे सीपीयू का क्वांटिटी इनटू रेट निकल के दिया। जब मैंने यहां पे ड्रैग किया तो वो माउस का क्वांटिटी इनटू कीबोर्ड और क्वांटिटी इनटू रेट लेके दिया। तो एक्सेल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्सेल को पता है कि हम लोग इसी तरह से डेटा को डिजाइन करते हैं। नॉर्मली लोग इसी तरह से डेटा को डिजाइन करेंगे, और जब इस तरह से डेटा को डिजाइन करेंगे तो फिर एक प्रोडक्ट का स्टेटस बनने के बाद फिर वो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट तक आगे जाएगा। तो हम जब एक प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे और ड्रैग करेंगे उससे सारे प्रोडक्ट का अमाउंट निकल जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि मैंने एक फॉर्मूला एक जगह बनाया, तो फॉर्मूला को जब मैं ड्रैग करता हूं ना, ये ड्रैग का मतलब क्या होता है, ये ड्रैग का मतलब होता है कॉपी दी फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अगर मैं इसको बोलता हूं कंट्रोल सी करने के बाद अगर यहां पे मैं बोलता हूं कंट्रोल V, तो वो वही काम करेगा तो मैंने किया। तो वो कॉपी पेस्ट ही करता है, ड्रैग इज नथिंग बट कॉपी पेस्ट, वो फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट ही करता है। तो जब आप फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो तो उसका जो रिलेटेड सेल एड्रेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसका जो सेल एड्रेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और यही नियम है एक्सेल का। तो बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव सेल रेफरेंस को ही फॉलो करता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस को ही फॉलो करता है। बट रिलेटिव सेल रेफरेंस हम लोगों को अच्छे से क्लियर होगा जब मैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को सीखूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सारे को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। Yes, sir. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे ही होगा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। क्या चेंजेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे जाकर के एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ।
देखो अब हमारे डेटा का स्ट्रक्चर जो है ना चेंज हो गया। हमारे डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का हो गया। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी एंड अमाउंट, ये हमारा डेटा का स्ट्रक्चर हो गया। होने के बाद मैं यहां पे जाकर टाइप करता हूं जीएसटी एट द रेट, यहां पे जाकर टाइप करता हूं 5%। ठीक है, जीएसटी एट द रेट 5%। अब यहां पे एक्सेल का एक और नियम हम लोग सीखेंगे, एक्सेल का और एक और रूल्स हम लोग सीखेंगे। हम यहां पे कुछ टाइप करते हैं। ये जो मैंने यहां पे टाइपिंग किया, ये सारा जो मैंने यहां पे टाइपिंग किया, हमें बताओ कि यहां पे कितने टाइप का डेटा मैंने टाइप किया। 5 टाइप। 4। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हो? कितने टाइप का लग रहा है? 5। बट एक्सेल कुछ और ही बोल रहा है। एक्सेल क्या बोलता है पता है? एक्सेल बोलता है कि एक्सेल में जो भी डेटा टाइप किया जाता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक्सेल में जो भी डेटा आप टाइप करते हो वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है। तो कौन सा 2 टाइप का हो सकता है? टेक्स्ट और नंबर। तो ये क्या है भाई? आप बोलोगे अल्फा न्यूमेरिक। तो एक्सेल क्या बोलता है? अल्फा न्यूमेरिक बोल का कुछ नहीं होता मेरे पास, चाहे तो वो टेक्स्ट है चाहे तो वो नंबर है। तो इसको क्या बोल रहा है वो? टेक्स्ट। फिर से क्यों ये रिकॉर्डिंग बोल रहा है भाई? ये भी हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा जो है वो नंबर है। तो ये हमारा जो है वो नंबर है। तो एक्सेल बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 तरह का ही डेटा होता है, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है नंबर। आप जो सेल को लेकर कैलकुलेशन कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल को लेकर कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई टेक्स्ट वाले सेल को लेकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये तो आप लोग बोल रहे हो अल्फा न्यूमेरिक है, बट एक्सेल बोल रहा है ये टेक्स्ट है। तो एक्सेल क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के साथ आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया या किसी टेक्स्ट के साथ आप नंबर ऐड कर दिए, फिर वो और नंबर नहीं रहा, फिर वो टेक्स्ट बन जाएगा। और वो टेक्स्ट वाले सेल को आप फॉर्मूला के लिए यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला आप बना सकते हो वो नंबर के ऊपर बना सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर नहीं बना सकते हो। तो अगर आप यहां पे बोल रहे हो इक्वल्स टू दिस सेल इंटू 10%, तो क्या आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने जो फॉर्मूला बनाया है जिस सेल को लेकर, उस सेल में टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मूला नहीं बनता है। बट उसी को अगर ड्रैग करते हो तो 2 का रिजल्ट आएगा, 2 का रिजल्ट आएगा। क्यों इसका रिजल्ट आया? इसमें वैल्यू है, नंबर है, बट इसका वैल्यू क्यों आया भाई? ये क्या टेक्स्ट नंबर दिखा रहा है हमें? तो ये क्या नंबर दिखा रहा है, इसका हिस्ट्री मैं कुछ दिन के बाद बताऊंगा आप लोगों को, जब डेट रिलेटेड फंक्शंस में करवाऊंगा। बट
डेट को भी एक्सेल नंबर मानता है, डेट को एक्सेल क्या मानता है? नंबर मानता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इसी कारण से मैंने यहां पे जीएसटी एट द रेट अलग जगह लिखा, 5% अलग जगह लिखा। अगर मैं लिख देता जीएसटी एट द रेट 5%, तो फिर वो क्या हो जाता? टेक्स्ट हो जाता, और उस सेल को लेकर आप कैलकुलेशन कर पाते नहीं। तो इसी के लिए मैंने इस तरह का काम किया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये कुछ प्रोडक्ट है, उसका क्वांटिटी गिवन है, उसका रेट गिवन है, पहले हमें जीएसटी निकालना है, फिर अमाउंट निकालना है। पहले हमें जीएसटी निकालना है, फिर हमें अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी निकालने के लिए फिर हमें क्या करना होगा? तो जीएसटी निकालने के लिए हमें जो करना है वो ये है कि सबसे पहले हमें बताओ कि जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटी के ऊपर, रेट के ऊपर, या अमाउंट के ऊपर? अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट के ऊपर। क्या अमाउंट है आपके पास? नहीं। बट क्या ऐसा बोल सकते हो आप लोग? ये क्या हुआ? ये तो अमाउंट ही बनेगा ना। ब्रैकेट में रखूं या नहीं रखूं कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप ये अमाउंट सिर्फ निकालना चाहते हो, बिना ब्रैकेट का निकाल सकते हो, बट ये अमाउंट के ऊपर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो अमाउंट को ब्रैकेट में निकालो, उसके बाहर कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो आपने बोला इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो अमाउंट तो निकल गया। अमाउंट निकलने के बाद इंटू 5%, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इंटू 5% करने के बाद जब एंटर किया तो उसका जीएसटी निकल गया, उसका जीएसटी निकल गया। अब मैं ये जीएसटी को जब ड्रैग कर रहा हूं तो सारे का जीएसटी निकल जा रहा है, तो वे सारे का जीएसटी निकाल के दिखा दे रहे हैं हमको। बट हमारा क्वेश्चन यहां पे यह है कि अगर मैं ये 5% का जो रेट ऑफ जीएसटी है, इसको अगर 5% के जगह 6% करता हूं तो क्या ये अमाउंट ऑफ जीएसटी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। दिमाग लगाओ ना। आपने क्या वो 5% सेल का यूज किया? 5% सेल का यूज किया? नहीं किया। नहीं सर। आपने क्या बोला? इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू 5% जीएसटी। वो तो 5%। जीएसटी टाइप किया। इस तरह का कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन। आपने तो सेल बेस्ड कैलकुलेशन किया ही नहीं। क्या आपने वो K2 सेल को लिया? नहीं लिया। तो फिर नहीं ये सर। फॉर्मूला निकालने के बाद जब K2 सेल का वैल्यू को चेंज करोगे, वो क्यों चेंज करेगा? राइट? बट अगर मैं ऐसा नहीं करके क्या ऐसा कर सकता हूं? इनटू K2 सेल, ऐसा तो कर सकता हूं ऑनलाइन वाले। हाँ सर। यस सर। तो अब जो अमाउंट आया हमारा, तो अगर मैं ये 5% की जगह 6% करता हूं तो क्या अमाउंट चेंज होगा? यस सर। होगा। ओके। हो गया। बट अब मैं जब ड्रैग करता हूं तो सारे का जीएसटी अमाउंट आ जाना चाहिए। क्या हुआ? क्यों नहीं आया? दिमाग लगाओ। सुपर 30 मूवी देखे? क्या सीखे मूवी से? राजा का बेटा तो राजा नहीं होता, वो छोड़ ही दो। दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना पड़ता है किसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए। बोलो कौन क्या बोल रहे हो? सर वो K3 सेल में जो अमाउंट है वो तो टेक्स्ट है। हाँ, और चलो तो आप कुछ हद तक समझो, बाकी लोग को कुछ समझ में आया? किसी के दिमाग में नहीं घुसा? और सर और J5 सेल अच्छा, का तो आप रुक J। जाओ। ठीक है, हाँ बोलो।
आ रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हो, पूरा नहीं आ रहे हो। सर हो सोचो, सकता है ठीक से सोचो। सर इसके पीछे का कारण ये भी तो हो सकता है, आप लोगों को बताए थे कि वैल्यू तभी निकलता है जब मतलब सेल अगल बगल में, मतलब कि वो नहीं क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सोचे हो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम लॉजिकल चीज है यहाँ पे, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। चलो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। इक्वल्स टू, क्या बोला आपने? H4 H4 ठीक है, फिर क्या बोला आपने? यहां तक सबको क्लियर है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला yes बनाया sir आपने yes J4 sir सेल में, राइट? अब क्या किया आपने? yes ड्रैग sir किया। किसी को कुछ समझ में आया? अच्छा समझ गए सर। इस क्योंकि आप ड्रैग कर रहे हैं तो ये सेल को भी चेंज कर रहा है, मतलब सेल का रेफरेंस नंबर चेंज कर रहा है, मतलब हाँ, वो तो वही तो हो रहा है। 5 देखो हो रहा आंसर है। देखो, ये कौन कौन से सेल को मिलाकर बना? हाँ। कुछ समझ में आया? सर वही बात बोल रहे थे, एज अमाउंट yes का जो है। तो यही तो रिलेटिव सेल रेफरेंस है, बाय डिफॉल्ट तो यही होता है। आप जब एक फॉर्मूला को बनाओगे और फॉर्मूला को बनाने के बाद जो फॉर्मूला को आपने बनाया तो उसके लिए आपने यूज किया H4 सेल, I4 सेल, K2 सेल। तो जब वो फॉर्मूला उस सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट किया तो वहां पे H3 H4 हो गया, H5 I4 हो गया, I5 एट द सेम टाइम K4 K2 भी तो K3 हो गया, वो भी तो चेंज हाँ होगा। सर। yes sir तो वो जब यस सर। चेंज हो रहा है तो देखो यहाँ पे अलग बात बोला और बाकी सेल में अलग बात बोला, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बोला ऐसा क्योंकि ये सेल में टेक्स्ट है और टेक्स्ट का एरर आपको पहले ही दिखा दिया मैंने। yes sir उसमें टेक्स्ट K3 भी बाकी सारे जो सेल के बारे में बोला टेक्स्ट का वो सेल ब्लैंक है, तो क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक सेल, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। तो यहाँ पे हमें तो सबका जीएसटी का अमाउंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा सबका जीएसटी का अमाउंट? सबका जीएसटी का अमाउंट को एक एक बार करके कैलकुलेट करोगे, अगर 50 प्रोडक्ट रहेगा नहीं सर, तो सुबह से शाम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना है? फिर हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारा ये जो H4 सेल है ये चेंज हो, I4 सेल है ये चेंज हो, बट ये जो K2 सेल है ये चेंज ना हो, ये अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो उसे पोजीशन चेंज ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए ताला चाबी लगाना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोला इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। सब समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय K2, यही K2 को तो लॉक करना है। कैसे लॉक करोगे? K के आगे कर्सर रखो और K के आगे कर्सर रखने के बाद शिफ्ट प्रेस करके एक डॉलर साइन लगा दो, फिर 2 के आगे कर्सर रखो और 2 के आगे कर्सर रख करके एक डॉलर साइन लगा दो। हाँ, ये फिक्स हो गया। अब इंटर करो और पहले काम देख लो, फिर इनाम देना। ठीक है, अब मैं अगर ये 5% को 6% करता हूं तो क्या वो सबका अमाउंट चेंज कर रहा है? सबका अमाउंट चेंज कर रहा है। अब फॉर्मूला को चेक करता हूं F2, यहां तक क्लियर हुआ सबको? एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्ट चीज है ना, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो हमने जब सेल को लॉक कर दिया तो लॉक करने से क्या हुआ? अब जब हम एक सेल को, एक फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी कर रहे हैं तो क्या उसका सेल एड्रेस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं उसका सेल एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों का एक एक क्वेश्चन आया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग ये जो लॉक करते हैं ये डॉलर साइन के थ्रू ही लॉक कर सकते हैं? यस, वी कैन ओनली यूज डॉलर साइन, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन से ही हम लॉक कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग $2 क्यों लगाएं सर?
$2 क्यों लगाए? तो वेरी गुड, आपने ये जो K2 सेल बताया, तो ये जो K2 सेल है, ये सेल का एड्रेस क्या है? K2 का मतलब क्या? K नंबर कॉलम और 2 नंबर रो। तो आपका ये K नंबर कॉलम पे है और 2 नंबर रो पे है, तो आपने जब K के आगे डॉलर लगाया तो ये K नंबर कॉलम को फिक्स किया, और जब 2 के आगे डॉलर लगाया तो ये 2 नंबर रो को फिक्स किया। तो सेल का मतलब क्या होता है? बोथ रो एंड कॉलम। सेल का मतलब क्या होता है? रो एंड कॉलम। तो $2 लगाया मैंने, तो इसी कारण से तो मैंने रो और कॉलम बनाया। तो रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो, और किसी का कोई क्वेरीज है? और दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा है सर। चलो, अब सर अमाउंट 5% निकालना का है। कॉलम भी तो बना सकते हैं सर। हाँ, वो बोलो। 5% का अगर जब हम पूरा कॉलम ही बना दे तो भी तो आ सकता है ना सर? क्यों अननेसेसरी एक कैलकुलेशन के लिए एक नया कॉलम ऐड करते हो? एक सेल में तो रख करके कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप कोलकाता से मुंबई कैसे जाना पसंद करोगे? राइट से सर, और क्या? नहीं, ट्रेन से जाओ ना। ट्रेन भी तो जाता है मुंबई। टाइम कंजम्पशन सर। तो वही चीज तो आप बोल रहे हो। आपको मैं बोल रहा हूं कि एक सेल में मैं 6% लिख रहा हूं, उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। आप बोले सर 6% का एक कॉलम ही बना दूं, तो वो तो वही हो जाएगा, फ्लाइट की जगह हम ट्रेन से जा रहे हैं। नहीं, और सर इसमें तो डाटा सिर्फ थोड़ा सा ही है, अपने को यूजुअली प्रोफेशनल वर्क में तो बहुत सारा डाटा मिलता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हाँ, टाइप और उतना और एक शीट अननेसेसरी डालना। एक कॉलम क्यों ऐड करूं जब बिना कॉलम के काम हो जाएगा? तो ये चीज है। तो अब अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट प्लस जीएसटी। अमाउंट प्लस जीएसटी। तो क्या ऐसा बोल सकता यस हूं? सर। क्वांटिटी इंटू रेट प्लस जीएसटी, ऐसा बोल सकते हैं? तो यस क्यों नहीं सर। बोल सकते भाई? अरे, आपने अगर 25 पीस टी शर्ट सेल किया 4500 करके, तो वो तो आपका वैसे ही अमाउंट हो गया ना, 12500। उसी के ऊपर तो जीएसटी ऐड हुआ, तो अमाउंट प्लस जीएसटी, तब तो ठीक ही हो गया हमारा काम। गलत क्या है? और इसको ड्रैग करो तो सारे का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम है कैलकुलेशन का। तो ये जो हमने कंसेप्ट बताया आप लोगों को, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली वही, चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है? जब हम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाते हैं तो उसका सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, वो रिलेटिव रहता है, रिलेटिवली चेंज होता रहता है। बट एब्सोल्यूट में क्या होता है? जब हम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसका सेल एड्रेस जो है चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही हमारा डिफरेंस है रिलेटिव सेल रेफरेंस में और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। একদম সেম কনসেপ্ট আছে, ওটাতে আগে আসছি আমি। अरे आप बोलो ना, ये जो अमाउंट है ये क्या है? इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो ये हुआ ना। इसके ऊपर क्या बोले हो आप? दिस सेल प्लस जीएसटी। तो यही तो हुआ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अमाउंट, यही तो अमाउंट हुआ, प्लस जीएसटी। एक मिनट होल्ड करो।
हेलो, ठीक है। तो ये है क्वांटिटी इंटू रेट का मतलब अमाउंट प्लस जीएसटी, तो उसका साथ जीएसटी ऐड हो जा रहा है। तो यही कैलकुलेशन करने का बेस्ट वे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो कहानी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा और लेवल डेंजर हो जाता है, जैसे जैसे गेम खेलते होता है ना, लेवल डेंजर होता रहता है। तो अब हम लोग आते हैं मिक्स सेल रेफरेंस की तरफ। तो मिक्स सेल रेफरेंस के लिए हम लोग एक डेटा बनाते हैं। क्या हुआ बोलो? ये डेटा मैंने प्रिपेयर किया। डेटा समझ में आया किसी को? यस सर। तो यहाँ पे डेटा क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ समय के लिए खुद को समझ लो कि आप एक टेलीकॉलर हो। कौन हो आप? टेलीकॉलर। एक कॉल सेंटर पे आप काम करते हो, आप एक टेलीकॉलर हो। वो कॉल सेंटर पे आपको 3 नेटवर्क का सिम दिया गया है। एयरटेल का सिम दिया गया है, वोडाफोन का मोबाइल दिया गया है और जियो फोन का कनेक्शन दिया गया है। 3 कनेक्शन मिला आपको। फर्स्ट डे आपने 100 कॉल किया एयरटेल से, 100 कॉल किया वोडाफोन से, 100 कॉल किया जियो से। सेकेंड डे आपने 175 कॉल किया एयरटेल से, 175 किया वो वोडाफोन से, 175 किया जियो से। इसी तरह से आपने 6 नंबर ऑफ डेज में सेम नंबर ऑफ कॉल ये 3 अलग अलग नेटवर्क से किए, बट सबका कॉल चार्जेस अलग है। एयरटेल का एक कॉल का चार्जेस है 75 पैसे, वोडाफोन का 60 पैसे और जियो का 40 पैसे। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि हर एक नेटवर्क को एवरी डे मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूंगा? बट ये सारा कैलकुलेशन, ये सारा अमाउंट हमें एक फॉर्मूला बना के ही लाना है। ऐसा नहीं कि मैं एयरटेल के लिए अलग फॉर्मूला बनाऊंगा, वोडाफोन के लिए अलग फॉर्मूला बनाऊंगा, जियो के लिए अलग फॉर्मूला बनाऊंगा, ऐसा नहीं। एक ही फॉर्मूला में सबका रिजल्ट आना चाहिए। कैसे होगा बोलिए? पहले आप लोग दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग लगाओ। अमाउंट कैसे निकलेगा? कैसे अमाउंट निकलेगा? बोलो, अमाउंट कैसे निकलेगा? तो सिंपल है। कितना कॉल किया आपने? एक कॉल का कितना चार्जेस है? टेल ठीक निकला? तो अगर 100 कॉल का एक कॉल का 75 पैसे है तो 100 कॉल का तो 75 रुपीज होगा। बट जब इसे ड्रैग कर रहे हो तो क्या हो रहा है? 0 0 ये वही तो टेंशन है, क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग इसमें सेल को फिक्स नहीं कर रहे। C20 हाँ, कर देते तो हो जाता। तो हम लोग ने यहाँ पे सेल को फिक्स नहीं किया। तो क्या फिक्स करना है, क्या फिक्स नहीं करना है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनो। एक्सेल क्या बोलता है
कि जो सबके लिए कॉमन है ना उसको आप फिक्स कर दो। जो पूरे डेटा के लिए जो सेल कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसको फिक्स कर दो। तो इससे पहले जो डेटा मैंने बनाया उस डेटा में मैंने क्या देखा कि जितने भी प्रोडक्ट है सबके लिए रेट ऑफ जीएसटी तो समान है, रेट ऑफ जीएसटी तो समान है, तो ये K2 सेल तो सबके लिए कॉमन है, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। ऐसे ही किसी को फिक्स नहीं कर सकते हो आप। तो ये K2 सेल सबके लिए कॉमन है, सबके लिए समान है, इसलिए आपने इसको फिक्स कर दिया। बट अब मैं आता हूं यहां पे हमें कब क्या कॉमन मिल रहा है ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी कौन सा सेल रेफरेंस समझ रहे हैं? मिक्स सेल रेफरेंस। तो मिक्स सेल का मतलब क्या होता है? ना ही रिलेटिव ना ही एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब क्या? रो भी फिक्स कॉलम भी फिक्स। ये रिलेटिव का मतलब क्या? रो भी अनफिक्स कॉलम भी अनफिक्स। रो के आगे भी डॉलर साइन नहीं है, कॉलम के आगे भी डॉलर साइन नहीं है। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या? रो भी फिक्स कॉलम भी फिक्स। तो मिक्स क्या बोलेगा? मिक्स बोलेगा आइदर रो फिक्स और कॉलम फिक्स, आइदर रो फिक्स और कॉलम फिक्स। दोनों फिक्स एब्सोल्यूट भी नहीं रहेगा, दोनों रिलेटिव भी नहीं रहेगा। पहले सुनो समझो बाद में लिखोगे। तो मैंने क्या बोला कि अब कहां पे कौन सा चीज कॉमन है? तो देखो हमारा यहां पे बात, ये जो सेल में 100 लिखा हुआ है कॉल मेड, ये जो 100 लिखा हुआ है जिस सेल में, इस सेल का क्या एड्रेस है? A19। ये सेल का क्या एड्रेस है? A20। ऑनलाइन वाले ये सेल का क्या एड्रेस है? A21 A21, A22, A23। तो ये जो मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूं, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? वेरी गुड। क्या कॉमन मिल रहा है? कॉलम मतलब क्या कॉमन मिल रहा है? कॉलम 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 रो छोड़ दो अभी के लिए। क्या कॉमन मिल रहा है? ए। अब मैं अगर कॉल रेट के बारे में बात करता हूं तो ये सेल का क्या एड्रेस है? C17। ये सेल का क्या एड्रेस है? D17। और ये सेल का क्या एड्रेस है? E17। तो क्या कॉमन मिल रहा है आप लोगों को? 17 इसमें 17 कॉमन है, रो 17 कॉमन। छोड़ दो रो कॉलम 17 को। रो मैं अभी देख रहा हूं क्या कॉमन मिल रहा है। मैंने क्या बोला? इक्वल्स टू कॉलमेट। क्या कॉमन है यहाँ पे? ए। तो ए के आगे मैंने एक डॉलर साइन लगाया। ठीक है यहां तक? फिर मैंने बोला क्वांटिटी अमाउंट कॉल मेट इनटू कॉल रेट। यहाँ पे क्या कॉमन है? 17। 17 के आगे मैंने एक डॉलर साइन लगाया। ठीक है यहां तक? एंटर। मैजिक देखो। किया काम? হয় নি? কি হয়নি? yes sir yes हो गया तो 100 कॉल का 75 पैसे तो 75 रुपीज, 60 पैसे तो 60 रुपीज, 40 पैसे तो 40 रुपीज। 200 कॉल है तो डबल हो गया हमारा। तो एक शॉट में सारा कैलकुलेशन हो गया। अब 3 वर्ड आता है। क्या क्या आता है? रो, कॉलम, सेल, है ना? रो कॉलम सेल। तो रो के लिए कितने बार मैंने बोला? 2 बार। कॉलम के लिए 3 बार और सेल के लिए 1 बार। चलो इसको मैं सबसे अप में ले जाता हूं। सेल, रो, कॉलम। अब ये जो आप लोगों ने मैन्युअली किया ना डॉलर साइन, ये मैन्युअली नहीं करके आप F4 बटन से भी निकाल सकते हो। ये फंक्शंस की जो होता है ना F4 फंक्शंस की। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी सेल को लिया, ब्लैंक सेल को भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। ये सेल का एड्रेस क्या है? G23। तो G23 को अगर मैं सेल को फिक्स करना चाहता हूँ, बोथ रो एंड कॉलम को फिक्स करना चाहता हूँ, तो 2 बार डॉलर साइन भी लगा सकते हो आप G के आगे और 23 के आगे, और F4 प्रेस करके भी डॉलर साइन लगा सकते हो। तो कौन सा अच्छा होगा? F4। एक बार में ही दोनों F4 डॉलर हो जाएगा, कहीं कसर रखना नहीं होगा, कुछ नहीं। तो पहली बार जब F4 प्रेस करोगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। कितना डॉलर साइन आएगा? 2 डॉलर साइन, रो कॉलम दोनों फिक्स।
दूसरी बार जब F4 प्रेस कर रहे हो तो क्या फिक्स हो रहा है बताओ तो? सेल सिर्फ रो फिक्स हो रहा है, वेरी गुड। और तीसरी बार जब मैं F4 कर रहा हूं तो कॉलम सिर्फ कॉलम फिक्स हो रहा है। अब फोर्थ टाइम पे मैं F4 कर रहा हूं तो फिर से वापस अपनी जगह आ जा रहा है। तो एक बार F4 प्रेस करोगे तो सेल फिक्स, दूसरी बार F4 प्रेस करोगे तो रो फिक्स, और तीसरी बार करोगे तो कॉलम फिक्स। इसको जहां पे लिखना है, जो करना है कर लो, बट हमेशा याद रखना है, अगर सेल को फिक्स करना है तो एक बार F4, रो को फिक्स करना है तो 2 बार F4, कॉलम को फिक्स करना है तो 3 बार F4। ओके सर। याद रहेगा? यस सर। हाँ, F4। अब मैं आपको वही कैलकुलेशन वो फंक्शंस की के थ्रू दिखा रहा हूं तो कितना इजी हो जाएगा। इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू, यहां पे क्या करना है, रो फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करना है ना, सेल फिक्स करना है? सेल फिक्स करना है। कितने बार F4? सर एक बार। F4 प्रेस एक किया, बार। काम हो गया, एंटर। अब आते हैं यहां पे आने के बाद जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं इक्वल्स टू कॉल मेड, तो यहां पे क्या कॉमन है, ए। अब आओ, ए क्या है, कॉलम, तो कॉलम को फिक्स करना कॉलम है। कितने बार F4? 3 बार। एक, 3 बार। 2, 3। क्या कॉलम को फिक्स किया? यस। मल्टीप्लाइड बाई रो। यहां पे क्या फिक्स करना है, 17। 17 क्या है, रो, तो 1, 2, एंटर। तो पहले आप लोग डॉलर का खेल समझ लो, पहले आप लोग मैनुअली फिक्स करना सीख लो। F4 तो काम आएगा ही आएगा, पहले कंसेप्ट तो सीख लो, फिर तो जहां पे जैसा करना है कर लो। तो ये है एक्चुअल में सेल रेफरेंस का कंसेप्ट। समझ में आई बात सबको? यस सर। चलो एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। कैसे करेंगे बताओ? सर ऐप को एक बार अभी तो बहुत बोला दूर है, बताओ। पहले सेल को बताओ किसको क्या लेना है। B30 B30 मल्टीप्लाइड बाई इन C28। C2। कुछ करना है, क्या करना है, यस सर। किसको, रो कॉलम सेल? रो सेल को को फिक्स करना है। दोनों ये सेल पास सेल को फिक्स करना है, तो सेल को फिक्स यस करना है मतलब एक बार F4, डबल क्लिक करो, आ गया, हो गया, ये यस क्लियर सर। है? तो हमने इस हाँ तरह का सर। कैलकुलेशन देखा। नाउ कम्स टू डिफरेंट एरिया।
तो हमारा सिस्टम ये होगा कि ये जो अमाउंट है 5000, इस सेल में 5000 का 5% आना चाहिए, इस सेल में 5000 का 10% आना चाहिए, इस सेल में 5000 का 6% आना चाहिए। 6500 का 5%, 6500 का 10%, 6500 का 6%। चलो कैसे होगा बोलो। सर फर्स्ट 530 into 5 F30 F30 सर। सर कॉलम फिक्स G कर दीजिए आप। 28 F30 F31 F32 F33 क्या कॉमन मिल रहा है? कॉलम फिक्स कर दीजिए आप कॉलम। सब तो एक ही कॉलम पे है ना, तो कॉलम को फिक्स करने तो कोई नहीं बोल रहे हो। तो बोले 1 सर। 2 3 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी सर G28 रो फिक्स कर दीजिए। G28 H28 सर को फिक्स I28 करना होगा। क्या कॉमन है? सर रो ये कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा खुद से अगर दिमाग वो। नहीं लगाते हो तो। ये कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है अगर आप अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाओगे कि कब क्या फिक्स करना है। कोई टीचर नहीं बोल सकता हम ये सिखा सकते हैं, ये आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, सिचुएशन वाइज फिक्स करना पड़ेगा, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सर। चलो तो इतना पहले डाइजेस्ट करो, उसके बाद ही दूसरा खाना मिलेगा। चलो एक एक करके फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, जो करना है करो। भाई तो कौन कौन हो यहाँ पे, कौन स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हम ले रहे हैं सर, नवीरन बोल रहे हैं, हम ले रहे हैं। अच्छा नवीरन, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो पिक्चर अभी ग्रुप में नहीं डालना। मैं 2-3 स्टूडेंट को ग्रुप में ऐड कर दे हूँ, उसके बाद डालना, ठीक है? ठीक है सर। चलो जब देखना ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया डाल देना 10 मिनट के बाद। चलो ये स्क्रीनशॉट लो। रिलेटिव ले रहा हूँ सर पहले। आप पूरा को जैसे लेना है लो, जैसे लेना है ले लो। बस 2 हो गया सर, 2 ले लिया, रिलेटिव ले लिया, एब्सोल्यूट ले लिया। चलो इसको और लो, मिक्स थोड़ा दिखाइए। इसको ले लो। ले लिया सर। चलो ये लो। रुकिए सर, इसमें टाइम लगेगा, रुकिए। हो गया सर। चलो आज के लिए आप लोगों का इतना ही रुकिए काम सर, है, रुकिए, इसको रुकिए। समझोगे तभी आगे काम आएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय।